हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल मैगी कॉमर्स सेंटर। आज आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम स्टडी करेंगे। इसकी फर्स्ट वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के विषय में पढ़ा कि गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था और आज हम स्टडी करेंगे जो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल जो ग्रुप में एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी, पूरी इकॉनमी में कितना एक्सपेंडिचर गुड्स पर किया जाता है, एग्रीगेट उसके विषय में पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक दैट टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, एक्स्ट्रा फॉर चैरिटी। मैंने यहाँ नॉन प्रॉफिट उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिखा है बिकॉज गवर्नमेंट का तो यहाँ आ चुका है। तो इसमें जो है प्राइवेट में आएगा जो प्रॉफिट के लिए, और यहाँ मैंने लिखा नॉन प्रॉफिट जो टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू आता है। तो हम इनके विषय में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हमारी इकॉनमी में कंज्यूमर कितने होते हैं, तो मैंने कंज्यूमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाउस होल्ड, सेकेंड है गवर्नमेंट और थर्ड है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो हम फर्स्ट जो है हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड जो है बाय गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, जो हाउस होल्ड है वो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो सेकंड आता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए गुड्स को बाय करती है या सर्विसेज बाय करती है, तो वो करती है फॉर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमी के लिए। क्यों करती है, वो चाहती है डिफेंस फोर्सेस के लिए, जैसे मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल, सिविल हॉस्पिटल पर, कैनल्स पर जो खर्च करती है, डैम्स पर खर्च करती है, रूट्स पर खर्च करती है। तो गवर्नमेंट जो काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है, उन्हीं के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करती है। थर्ड आता है हमारा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो नॉन प्रॉफिट जो है इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है, जहाँ प्राइवेट मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि प्राइवेट में ये हाउस होल्ड आ गया जो प्रॉफिट के लिए वर्क भी करती हैं। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट जो होता है ये वो संस्थाएं होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, अर्थात वो काम जो करती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए करती हैं। जैसे निरोग बाल आश्रम है, तो ये जो ऑर्फन बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, किसी कारण बच्चों को छोड़ना पड़ गया उनकी गरीबी के कारण या कोई और रीज़न बना, तो ऑर्फन बच्चे जहाँ पलते हैं तो वो संस्थाएं जो है डोनेशन पर चलती हैं, चैरिटी पर चलती हैं, वो नॉन प्रॉफिट पर आती हैं। हम ये कह सकते हैं यहाँ विडो पर्सन लेडीज़ रहती हैं, तो जहाँ जिनके मतलब पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है तो वो बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो ऐसी संस्थाएं टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू वगैरह, तो ये जो संस्थाएं होती है इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, दे डू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये संस्थाओं को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इनमें टेम्पल, गुरुद्वारा आता है, तो ये चैरिटी पर या डोनेशन पर काम करती हैं और ये भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एज अ होल इकॉनमी जो गुड्स एंड सर्विसेज पर कंज्यूम किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्च किया जाता है, तो उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसमें कंज्यूमर 3 टाइप्स के हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वन बनता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस सेकंड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमी, एंड थर्ड है नॉन प्रॉफिट जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटी।
तो इसके बाद हम करेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट का अभिप्राय एक ऐसी जगह पर पैसा लगाना जिससे हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो। तो आप बैंक में भी पैसे जमा करवाते हो, तो क्या बैंक में पैसे जमा करवाना, आपने एफडी करवा दी, 1 लाख की करवा दी, 5 लाख की एफडी करवा दी, तो क्या 5 लाख जो आपने बैंक में एफडी करवा दी, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो हमने बैंक में पैसा जमा करवाया सेविंग के रूप में, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ना कि हमें कोई प्रॉफिट मिलता है। तो सेविंग के रूप में या एफडी के रूप में जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम पैसा लगाते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो। तो इसीलिए मैंने कहा है इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जिससे स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीजिंग हो, तो इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हम कैपिटल गुड्स पर जितना पैसा फर्दर प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन किस लिए करते हैं, उसको सेल करके हमने प्रॉफिट अर्न करना है, तो कैपिटल गुड्स पर जितना पैसा लगाएंगे फॉर प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स पर पैसा क्यों लगाया जाता है, इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, सेकंड है एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मान लीजिए आपके पास 1 अप्रैल में 6 मशीन है, तो साल के एंड पर जब 1 वर्ष कंप्लीट हो गया तो एंड पर आपके पास 8 मशीन्स हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 मशीन जो बाय की है, अगर 50,000 की एक मशीन है तो 2 मशीन आपने 1 लाख की जो बाय कर ली, तो 2 मशीन जो आपने बाय की है, तो 2 मशीन में आपने इन्वेस्टमेंट इस वर्ष में किया है। तो हम क्यों करते हैं, एक तो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक और दूसरा होता है एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो रिप्लेसमेंट है उसका डेप्रिसिएशन लगता है उसके ऊपर, क्योंकि जो भी हम मशीन या गुड कैपिटल गुड बाय करते हैं जिसकी हाई वैल्यू होती है, और ड्यूरिंग द ईयर जैसे जैसे उसको कंज्यूम करते हैं टाइम पीरियड में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू टीयर एंड वियर्स, जहाँ बाय एक्सीडेंट केस, बाय कोई और जो है डैमेज हो गया, तो उसके कारण उसकी वैल्यू जो डिक्लाइन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगने के कारण उसकी जगह पर हम नई मशीन लगा लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में आएगा डेप्रिसिएशन, और इसका एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, तो इसमें होता है नेट इन्वेस्टमेंट, हमने कितने और मशीन्स जो है बाय की है या नहीं लगाई है, तो उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें कि डेप्रिसिएशन प्लस नेट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर दें, तो वो बनता हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन जब हम कोई एसेट्स बाय करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आज मैंने कोई मोबाइल खरीदा तो उसकी ग्रॉस वैल्यू जो है मान लीजिए 20,000 है, तो जैसे ही मैं घर गया तो मैंने घर में जाके कुछ काम करना था, तो मैंने पानी से भरी हुई बकेट उठानी चाहिए, तो मेरी पॉकेट में मोबाइल गिर गया, और कहाँ चला गया, वो बकेट में गिर गया जो पानी से भरी हुई थी, और पानी मोबाइल के अंदर चला गया, तो उसके कारण उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस कारण उसकी वैल्यू जो कम हुई है, वो क्या कारण बना, वो जो कारण बना उसकी वैल्यू जो कम होगी, डिक्लाइन होगी, वो क्या डेप्रिसिएशन है।
अगर कोई मैंने बाइक अभी शोरूम से बाहर निकाला है जिसकी वैल्यू 50,000 है और रास्ते में आ रहा था और कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसका कुछ ना कुछ सामान जो था वो टीयर एंड व्यूअर्स हो गया, उसके कारण भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू जो है मतलब कोई और रीज़न, फ्लड आ गया, मशीनों के अंदर पानी चला गया तो उसके कारण उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो सारे रीज़न जो होते हैं जिनके कारण वैल्यू कम हुई है, जितनी वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे आज मैंने एक मशीन जो है वो 20 लाख की खरीदी है जिसकी लाइफ मुझे बताया गया कि 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स के बाद मुझे नई मशीन फिर खरीदनी पड़ेगी, फिर उस वक्त मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, हर वर्ष मैं थोड़े थोड़े पैसे एक जगह, एक मान लीजिए कि मैंने मटका लगा लिया, उस मटके में मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहता हूँ। 10 वर्ष उसमें मैं पैसा प्रॉफिट में से निकाल कर रखता रहूँगा। 10 वर्ष में मैं देखूँगा कि मेरे पास अब कितना पैसा जमा हो गया। मान लीजिए 18 जो है लाख जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और उसके बाद जैसे वो जो है मतलब 8 ईयर में मैंने 18 लाख जो है इकट्ठा कर लिया, और 10 ईयर्स लाइफ थी तो जहाँ 9 ईयर में इकट्ठा किया। उसके बाद जैसे ही वो टाइम आया तो उसके बाद मैंने कहा भी कि अब इस मशीन को मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो खत्म होगी। तो उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है मुझे 1 लाख या 50,000 कुछ भी मिल गया, तो मैंने वो पैसा भी ऐड कर लिया और थोड़े से पैसे और डाले और मैंने नई मशीन लगा दी, जिससे हम रिप्लेसमेंट करते हैं। और जो पैसा जिस मटके में रखा है, जिस अकाउंट में रखा है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर मैं 10 साल के बाद वो अमाउंट ढूंढूंगा तो मेरे पास अगर ना हुई तो पहले से ही मैं प्रोविजन बना के चला था कि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी कुछ समय के बाद, तो मैं उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे रिजर्व में रखता गया, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या प्रोविजन फॉर बनाकर रखते हैं। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन 2 कारण के होता है। एक तो होता है एक्सपेक्टेड जो है सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लाइक दैट चेंज इन डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी। पहले जो बटन वाला मोबाइल आता था तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अब जो है फिंगर टच आ गया तो बटन वाले की डिमांड कम होगी और फिंगर टच की ज़्यादा होगी, तो वहाँ टेक्निक चेंज होगी। तो उसके कारण जो है ये जो डिमांड का जो रीज़न बना उसकी वैल्यू, बटन वाले मोबाइल की वैल्यू जो रेट है वो कम हो जाता है, तो उसके कारण हमें डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन लग जाता है, जहाँ कोई और रीज़न बनते हैं। तो दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, तो ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, लाइक दैट मैंने जो अभी आपको बताया नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे फ्लड आ गया तो पानी जो था मशीन में चला गया, अर्थक्वेक आ गया, मशीन की टूट फूट हो गई, टीयर एंड व्यूअर्स हो गया, नमी आ गई उसमें। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न बनते हैं, जैसे कोई लकड़ी का काम था तो उसमें दीमक लग गई, ऐसे बहुत सारे कारण बनेंगे जिनके कारण उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो वो डेप्रिसिएशन का रीज़न बनता है। तो अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हम 2 टाइप से आगे रखते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स तो ये इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, प्रोड्यूसर द्वारा जो फिक्स एसेट्स में के स्टॉक में इंक्रीज की जाती है उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास जो स्टार्टिंग में अप्रैल 1 में 8 मशीन थी और लास्ट पर जब ईयर जो एंड हुआ, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च आई, उस वक्त मैंने देखा मेरे पास 10 मशीन हैं। तो कितनी मशीन इंक्रीज हुई, 2 मशीन इंक्रीज हुई। तो वो मैंने पैसा जो इन्वेस्ट किया है फॉर जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो मेरी फिक्स इन्वेस्टमेंट थी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ, जिसके कारण स्टॉक में इंक्रीजिंग होती है। स्टॉक कितनी प्रकार का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्टॉक। फर्स्ट होता है फिनिश
गुड्स, सेकंड होता है वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं, और थर्ड होता है रॉ मटेरियल। तो ये जो बिल्कुल फिनिश गुड्स है, तो जिसमें हमारा जो रेडी टू सेल होता है उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। जो अभी रेडी टू सेल नहीं हुआ, आधा तैयार हो गया अभी आधा तैयार नहीं हुआ, तो उसको हम सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं, फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और जो बिल्कुल ही रेडी नहीं हुआ तो उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। इन तीनों के स्टॉक में अगर कोई इंक्रीजिंग होती है तो उसको हम इन्वेंट्री जो है इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मान लीजिए मैंने 2 फुट स्ट्रीट मशीन ली, तो 2 फुट स्ट्रीट मशीन जो लिया उसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है, काम चलाना अपना फ्यूचर के लिए। तो 50,000 की एक मशीन, दूसरी मशीन 50,000 की, जो 1 लाख लगा दिया, वो मेरा क्या आएगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि वो हाई वैल्यू रखती है और लॉन्ग पीरियड के लिए उसको यूज किया जाएगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो उसके बाद मैंने 20,000 के पेपर जो है बाय कर लिए, क्योंकि फोटोस्टेट करनी है, जो कस्टमर आएगा तो फोटोस्टेट करवाएगा, उसके लिए मैंने जो पेपर बाय की है या इंक बाय की है तो 20,000 के की है। तो जो पेपर है ये दिन प्रतिदिन डे टू डे इसके जो कम हो जाएंगे, कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ ब्लैंक सील हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ मतलब जो जब फुटस्टेट हो जाएगी तब उसके बाद रेडी टू सेल हो जाएंगे, तो वो जो वहाँ आएगा पेपर है, इंक है, तो वो क्या आएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस प्रकार जो फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद होता है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका कारण है रेजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके साथ जैसे ही हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अर्थात जैसे मैं पहले 2 मशीन्स पर काम कर रहा था, अगर मैं 3 मशीन पर काम करने लग जाऊँ या 4 मशीन पर काम शुरू हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मेरी प्रोडक्शन जो है मॉल गुड्स की वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन द आउटपुट, जैसे ही इंक्रीज होगी आउटपुट उसके कारण हाई इकोनॉमी ग्रोथ हो जाएगी। इकोनॉमी में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। मैंने ये तो एग्जांपल फुटस्टेट की दी है, जितनी मशीन द्वारा माल बनेगा हमारा इकोनॉमी में जो है जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी के बढ़ने के कारण हमारी क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, हाई इकोनॉमी होगी। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अनइंटरप्टेड सप्लाई इन गुड्स, तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि डे टू डे परचेज कैन बी अवॉइडेड। हमने डेली माल परचेज करना, तो उसके लिए हमारा टाइम जो है स्पेंड होता है, कई बार क्या जो है लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टॉक जो है बल्क में भी बाय कर लेते हैं। तो अनइंटरप्टेड सप्लाई इन गुड्स, तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है बेटा। तो मैंने इसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट के विषय में पढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो उसके विषय में पढ़ाया। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे बेटा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके सामने बनाकर दे सकूँ। ओके बाय बेटे, थैंक यू।